नन्ही सी साक्षी रोते हुए दौड़े जा रही थी। पापा हाथ में गुड़िया लिए उसके पीछे भाग रहे थे। साक्षी सुनो तो बेटा, देखो तो गुड़िया कितनी सुंदर है, और इसके गाल तो बिल्कुल तुम्हारे गालों जैसे है, गुलाबी गुलाबी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये गुड़िया। मैंने आपसे बंदूक लाने को कहा था, लेकिन आप सिर्फ भैया के लिए बंदूक लाए और मेरे लिए ये गुड़िया। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तो बस बंदूक चलाना पसंद है। लेकिन बेटा, लड़कियां तो गुड़ियों से खेलती है और बंदूक तो लड़कों का खिलौना है। पापा ने साक्षी को समझाने का प्रयास किया। वो मुझे नहीं पता, मुझे तो बंदूक ही पसंद है बस, कहकर उसने पास खड़े बड़े भाई सक्षम के हाथ से बंदूक छीन ली और एक आंख बंद करके निशाना लगाकर दुश्मनों को मारने का नाटक करने लगी। ये लड़की भी ना, लड़कियों वाला एक भी गुण नहीं है इसमें, ना शर्म, ना लिहाज, ना अदब, ना कायदा। जब देखो तब लड़कों की तरह उछल कूद करती रहती है। दादी बड़बड़ा रही थी। क्या माँ, तुम भी ना बात का बतंगड़ बना देती हो? देखो बंदूक लेकर कितनी खुश है हमारी बिटिया रानी। पापा बोल पड़े। और बिगाड़ो इसे, तुम्हारी शव पाकर ही बिगड़ गई है ये। दादी तुनक पड़ी। पापा उनकी बात को अनसुना कर चल दिए। 6 साल की साक्षी और 9 साल का सक्षम भाई बहन थे। साक्षी के उम्र की लड़कियां जहां गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाने और घर घर खेलने में लगी होती, वही साक्षी अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ गुलेल से निशाना लगाने का खेल खेलती। बंदूक उसका पसंदीदा खिलौना था। बंदूक हाथ में ले वो फौजियों की तरह कदम ताल करने का नाटक करती थी। स्कूल में वेशभूषा प्रतियोगिता में भी वो फौजी बनकर गई थी। फौजी की वर्दी पहन कैसे शान से चल रही थी वो। पहला इनाम भी तो उसे ही मिला था। लेकिन दादी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस यही लगता कि लड़कियां पराया धन होती है, लज्जा और अदब उनका गहना होता है। उन्हें तो पराये घर जाना होता है। माँ बाप का नाम तो लड़के रोशन करते हैं। साक्षी की माँ भी दादी की बात से सहमत थी। वक्त गुजर रहा था। साक्षी ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक क्लास ऑफ थी। अगली क्लास कुछ टाइम बाद थी। वो गार्डन में बैठी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि उसने देखा कि उसकी उम्र की एक लड़की पुलिस जैसी वर्दी पहने वहां बैठी थी। साक्षी कौतूहल भरी नजरों से उसे देख रही थी। साक्षी को अपनी तरफ देखता देख वो लड़की मुस्कुरा दी और बोली, हेलो, मेरा नाम सुरभि है और तुम कॉलेज में नई हो है ना? इतने गौर से क्या देख रही हो? मैं साक्षी। हाँ, अभी एडमिशन हुआ है, लेकिन आप तो नौकरी करती होंगी फिर यहाँ। सुरभि हंस पड़ी। नौकरी नहीं करती, मैं भी पढ़ रही हूँ, 2nd ईयर में हूँ। तो ये वर्दी? साक्षी ने पूछा। ओ, ये तो एनसीसी की यूनिफॉर्म है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ। साक्षी ने एनसीसी का नाम तो सुना था, लेकिन उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। सुरभि ने साक्षी को एनसीसी के बारे में सारी जानकारी दी। सुरभि ने उसे बताया कि एनसीसी में विद्यार्थियों को फौजियों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। सुरभि ने उसे एनसीसी ज्वाइन करने का फॉर्म भी दिला दिया। घर पहुंचकर साक्षी ने एनसीसी ज्वाइन करने की इच्छा सबके सामने रखी तो दादी ने उसका पुरजोर विरोध किया। दादी का पक्ष था, लड़की जात है, बंदूक चलाकर क्या करेगी, और एनसीसी में तो कैंप में बाहर जाना पड़ता है, हम नहीं भेजेंगे इसे। माँ ने भी दादी की हाँ में हाँ मिलाई। दोनों के विरोध के आगे पापा भी हार मान गए। लेकिन 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद आखिर साक्षी को एनसीसी ज्वाइन करने की इजाजत मिल ही गई। बस अपने लक्ष्य की ओर ये उसका पहला कदम था। उसके बाद साक्षी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके इस सफर में सिर्फ पापा उसके साथ थे। एनसीसी की कड़ी ट्रेनिंग वो बड़ी मेहनत से पूरी कर रही थी। उसकी लगन को देखते हुए उसे सबसे सीनियर कैडेट, सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक मिली, साथ ही उसे बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिल चुका था। ऑल इंडिया लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में भी उसने पहला स्थान हासिल किया था। उसकी उपलब्धियों से पापा फूले नहीं समाते थे। मम्मी भी अब उसका साथ देने लगी थी, लेकिन दादी तो अभी भी सक्षम की सफलता की दुआएं करती। साक्षी एनसीसी की 3 साल की ट्रेनिंग और अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम उसने A ग्रेड से पास किया था। अब उसका लक्ष्य शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर आर्मी ज्वाइन करने का था। लेकिन दादी ने अब उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढने शुरू कर दिए थे। साक्षी ने इस संबंध में जब पापा से बात की, लेकिन वो भी दादी के इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। हारकर साक्षी ने चुपके से शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जाम का फॉर्म भर दिया।
वो जानती थी कि एक अविवाहित महिला ही आर्मी ज्वाइन कर सकती है। साक्षी ने पापा को इसके बारे में बताया। वो कुछ नहीं बोले। साक्षी ने रिटन एग्जाम दिया और पास हो गई। फिजिकल टेस्ट के लिए भी पापा उसे दादी के आगे बहाना बनाकर दिलाने ले गए, जिसमें मम्मी ने भी उनका साथ दिया। एक एक करके फिजिकल और इंटरव्यू दोनों साक्षी पास कर चुकी थी। बस एक मेडिकल टेस्ट के बाद साक्षी आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली थी। मम्मी भी अब खुश थी। इधर सक्षम, जो कि पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर था, एक ही कक्षा में 3 बार फेल होकर मुश्किल से 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ चुका था, लेकिन दादी की आंखों पर अपने पोते के प्रेम की पट्टी अभी तक चढ़ी हुई थी। आखिरकार हिम्मत करके पापा ने दादी को आर्मी में उसके सिलेक्शन की बात बताई। इतना सुनते ही दादी बिफर पड़ी और चढ़ा लो बेटी को सर पे। मुई एनसीसी तक तो ठीक था, अब ये फौज की नौकरी कहाँ से आ गई? घर पर ही बैठाने का विचार है क्या बेटी को? लड़की जात है कहाँ, मारी मारी फिरेगी जंगलों में। सुन छोरी, आज के बाद तेरा बाहर घूमना फिरना सब बंद। मैंने तेरी बुआ के पहचान वाले दुबे जी के बेटे विपुल से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का डॉक्टरी पढ़ा है और हाँ, अभी थोड़ी पहले ही उनका फोन आया था। वो लोग परसों तुझे देखने आ रहे हैं और अगर तुम सब में से किसी ने भी इस मंगल काम में विघ्न डालने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दादी के इस ब्रह्मास्त्र ने सबका मुंह बंद कर दिया। साक्षी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दादी के निर्णय का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। 2 दिन बाद विपुल और उसके मम्मी पापा साक्षी को देखने आए। थोड़ी बातचीत के बाद घर वालों ने साक्षी और विपुल को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया। जाते जाते दादी साक्षी को चुप रहने का इशारा करके चली गई। विपुल एक समझदार युवक था। उसने साक्षी की आंखों की उदासी को पढ़ लिया। उसने साक्षी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो साक्षी फफक पड़ी। उसने विपुल को सारी बात बताई। उसकी बातें सुनते ही विपुल मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं। मैं भी आपसे ऐसा ही कुछ कहना चाहता था। एक्चुअली मैं भी एक मेडिकल कोर्स करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं भी आपकी ही तरह आर्मी की मेडिकल कोर्स ज्वाइन करके देश सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं अपने घर वालों से बात करके हमारी शादी को 3 साल आगे बढ़वा सकता हूँ। तब तक हम दोनों आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा कर रहे होंगे। साक्षी को जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। वो खुशी से झूम उठी। विपुल के घर वाले भी उसके निर्णय से सहमत थे। सबने मिलकर दादी को भी मना लिया। दादी भी बेमन से मान गई। विपुल कोर्स के लिए विदेश चला गया और साक्षी मेडिकल टेस्ट पास करके ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ट्रेनिंग के लिए चली गई। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते देखते 3 साल बीत चुके थे। साक्षी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बन चुकी थी। उसकी पासिंग आउट परेड में मम्मी पापा के अलावा विपुल के मम्मी पापा भी मौजूद थे। विपुल ने भी उसे वीडियो कॉल करके बधाई दी। कोई मौजूद नहीं था तो वो थी दादी। सक्षम भैया से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी उसे। फिलहाल साक्षी की पोस्टिंग कश्मीर बॉर्डर पर थी। वही विपुल भी विदेश से लौटकर आर्मी ज्वाइन कर चुका था और राजस्थान पोस्टेड था। दादी ने विपुल के घर वालों से बात करके शादी की तारीख पक्की कर ली थी। अगले महीने की 25 तारीख का मुहूर्त निकला था। घर वालों ने साक्षी और विपुल को खुशखबरी दे दी। साक्षी और विपुल ने छुट्टी की अर्जी दे दी। कुछ ही दिनों में विपुल की छुट्टियां मंजूर हो गई थी और वो घर के लिए रवाना हो गया। वही बॉर्डर पर हालात नाजुक होने के कारण साक्षी की छुट्टियां मंजूर होने में देर हो रही थी। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। आखिर शादी से 3 दिन पहले साक्षी की छुट्टी मंजूर हुई। उसने ये खुशखबरी पापा और विपुल को सुनाई और खुशी खुशी सामान पैक करके आर्मी की जीप में बैठकर स्टेशन की ओर निकल पड़ी। साक्षी के जैसे पंख लग गए थे। आंखों में विपुल के संग के सपने लिए वो उड़कर घर पहुंच जाना चाहती थी। धम की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। बाहर झांक कर देखा तो 3 आतंकवादी उसकी जीप का पीछा कर रहे थे। उनके हाथों की बंदूकें लगातार गोलियों की बारिश कर रही थी। जीप में उसके और ड्राइवर के अलावा एक सैनिक और था जो पीछे बैठा था, जो साक्षी को प्रोटेक्ट करके लगातार गोलियां चला रहा था। तभी एक गोली उसे लगी और वो शहीद हो गया। साक्षी ने उसकी राइफल उठाए और मोर्चा संभाल लिया। एक एक करके उसने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। साक्षी का सारा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। साक्षी ने उसे गाड़ी रोकने को कहा। उसके पास अब सिर्फ 2 गोलियां बची थी।
उसने निशाना साधा और आतंकवादी की तरफ गोली चला दी, लेकिन तभी आतंकवादी की एक गोली साक्षी के सीने पर लगी, खून की एक धार निकली और भारत माता की जय की आवाज के साथ साक्षी की सांसें वहीं थम गई। घटना की खबर लगते ही आर्मी हेडक्वार्टर से सैनिक रवाना होकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक साक्षी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था, मेहमान आ चुके थे, सब साक्षी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी पापा के फोन की घंटी बजी। आर्मी हेडक्वार्टर से फोन था। हेलो जी, मैं साक्षी का पापा बोल रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरी बच्ची, चिल्लाकर पापा धम से सोफे पर गिर पड़े। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही, साक्षी की मम्मी उसके पापा से पूछ रही थी। दादी भी घबरा कर वहाँ आई। पापा ने खड़े होकर टीवी चालू किया। खबर आ रही थी, कश्मीर में आर्मी जीप पर हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट साक्षी पांडे और 2 अन्य जवान शहीद। खबर सुनकर खुशियों का माहौल गम में बदल गया। विपुल और उसके घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे। सब तरफ रोना चीखना मचा हुआ था। उन सब के बीच बस एक दादी ही थी जो बुत बनकर बैठी थी, बिल्कुल जड़ हो गई थी वो। अगले दिन साक्षी का शव घर लाया गया। सुहाग का जोड़ा पहनने वाली लड़की आज तिरंगे में लिपटी थी। शव को देखते ही सब रोने लगे। तभी दादी चीखी, चुप हो जाओ सब, कोई नहीं रोएगा, जानते नहीं शहीद के आगे आंसू बहाने से उसकी शहादत का अपमान होता है। वो खड़ी हुई और मिठाई का डब्बा उठा लाई। एक टुकड़ा निकालकर जबरदस्ती साक्षी की मां के मुंह में ठूस दिया। खबरदार, जो एक भी आंसू बहाया तो तुझे तो खुश होना चाहिए, आज मेरी पोती ने हम सबका नाम रोशन कर दिया, पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बच्ची, कहकर दादी ने साक्षी को एक जोरदार सैल्यूट किया और वही लुढ़क गई। रोकते रोकते भी आंसुओं की 2 बूंदें उनकी आंखों से गालों पर लुढ़क गई।